हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय निहारिका में आपका फिर से स्वागत है और चलते हैं हम हमारी क्लास की ओर। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हमारी क्लास का रूल है कि हम अपनी पिछली क्लास का थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो हम अपनी पिछली क्लास में जहाँ पढ़ रहे थे तो हम कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ रहे थे। हमने फिर कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित कुछ मॉडल्स देखे थे। उन्हीं मॉडल्स को हम फिर से एक रिवाइज ले लेते हैं। तो कोशिका झिल्ली से संबंधित जो हमारी संरचना थी उससे संबंधित जो मॉडल थे उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था तरल मोज़ेक मॉडल। और मैंने आपको उसी क्लास में ये बताया था कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तरल मोज़ेक मॉडल ही है, जिसको हमने थोड़ा डेप्थ में भी थोड़ा सा पढ़ लिया था। और बाकी के मॉडल्स किसने दिए हैं तो हमें वैज्ञानिक के नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली में तरल मोज़ेक मॉडल की यदि हम बात करें तो तरल मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर व निकोलसन ने, ठीक है। और फिर सेकंड आता है सैंडविच मॉडल। तो सैंडविच मॉडल दिया था डेविसन व डैनियल ने। फिर इकाई कला मॉडल, तो इकाई कला मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने। और फिर इस लिपोइडल सिद्धांत, तो लिपोइडल सिद्धांत दिया था ओवरटॉन ने। तो आपको ये चारों सिद्धांत जो हैं इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट तरल मोज़ेक मॉडल है। इसको तो स्पेशली आपको याद रखना ही है कि किसने दिया है। और उनके अलावा कभी इन पे भी प्रश्न बन सकते हैं तो आपको इनके वैज्ञानिक के नाम याद रखने हैं। चलिए अब इसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं और कोशिका झिल्ली से आगे हम पढ़ते हैं। हमने जब कोशिका झिल्ली जब हमने हमारी कोशिका की संरचना पढ़ी थी तो उसमें हमने कोशिका भित्ति के बारे में बात कर ली। फिर कोशिका भित्ति के बाद हमने पढ़ा प्रोटोप्लास्ट कोशिका। और प्रोटोप्लास्ट कोशिका में हमने देखा था कि प्रोटोप्लास्ट कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, मतलब तो प्रोटोप्लास्ट की संरचना में हमने फिर उसको दो भाग में डिवाइड किया। और उसी भाग में हमने जो पहला भाग था कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी ले ली। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास के अंदर जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं ना। चलिए जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म की मैं बात करूं तो कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण द्रव्य ही क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। जब हमने कोशिका के स्ट्रक्चर देखे थे तो कोशिका के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि इसकी जो बाहरी लेयर है, अगर पादप कोशिका की बात नहीं करी जाए और सीधे हम एनिमल सेल पे आ जाएं तो एनिमल सेल जो होती है, जंतु कोशिका जो होती है, इसकी सबसे बाहरी लेयर होती है कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली या जिसे आप कोशिका कला भी कह सकते हो या सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। इस कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी संपूर्ण द्रव्य भरा है, कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी संपूर्ण द्रव्य भरा हुआ है वो संपूर्ण द्रव्य ही क्या कहलाता है, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। अब कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, फिर बीच में अगर हम बात करें तो बीच में होता है केंद्रक। तो केंद्रक है तो केंद्रक के अंदर भी द्रव भरा हुआ होता है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ पहले भी मैंने उसी क्लास में समझा दी है, फिर से आपके लिए रिपीट कर देती हूँ कि कोशिका झिल्ली के अंदर का संपूर्ण द्रव्य तो क्या कहलाएगा, जीव द्रव्य कहलाएगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक की बाहर की लेयर होती है केंद्रक झिल्ली, ठीक है। अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे कि केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य जो द्रव भरा हुआ है, ठीक है ना, केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य जो द्रव भरा हुआ है वो क्या कहलाता है, तो वो फिर आपके कहलाएगा कोशिका द्रव्य। क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव्य, या जिसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, जबकि कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। जीव द्रव्य कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण द्रव्य, यानी वो केंद्रक के अंदर भी होगा वो द्रव्य और कोशिका झिल्ली के अंदर भी होगा वो द्रव्य। दोनों द्रव मिलकर क्या बना रहे हैं, जीव द्रव्य का निर्माण कर रहे हैं। और जबकि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली सिर्फ ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग जो है वो क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव्य। तो चलिए हम बात कर रहे थे जीव द्रव्य के बारे में। अब वही बात कि जीव द्रव्य की खोज किसने की और जीव द्रव्य को जीव द्रव्य नाम किसने दिया। तो जीव द्रव्य की खोज पे अगर हम बात करें तो जीव द्रव्य की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे डुज़ार्डिन। जीव द्रव्य की खोज की थी डुज़ार्डिन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। डुज़ार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की। लेकिन जीव द्रव्य को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था, तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है कि जीव द्रव्य नाम किसने दिया या इसे प्रोटोप्लाज्म किसने कहा। तो वो वैज्ञानिक थे, उनका नाम है पुरकिंजे।
ठीक है। तो जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने, नाम पुरकिंचे ने दिया है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में ये जो कोशिका है, उस कोशिका के अंदर इस जीव द्रव्य का रोल क्या है, ये जीव द्रव्य क्यों इम्पोर्टेंट है कोशिका के अंदर। तो अब आप जानिएगा पहले कि जीव द्रव्य एक्चुअल में होता क्या है। कोशिका के अंदर कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का एक जटिल मिश्रण होता है। यानी जिस फ्लूइड के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ भी होंगे और अकार्बनिक पदार्थ भी होंगे। तो कोशिका झिल्ली के अंदर कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का जो एक जटिल मिश्रण होता है, उसे ही कहते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। इस जीव द्रव्य के अंदर प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल आदि रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं और इन्हीं पदार्थों की वजह से कोशिका के अंदर जैविक गुण आ जाते हैं। तो जैविक गुण आ जाने के कारण एक लाइन जीव द्रव्य के लिए बोली जाती है, क्योंकि जब ये जैविक गुण आ जाते हैं तो कोशिका के अंदर जैसे पोषण, श्वसन, वृद्धि, ये सभी क्रियाएं होने लगती हैं। इन जैविक गुणों के कारण होने लगती है, इन जैविक पदार्थों के कारण होने लगती हैं। तो इसी के आधार पे जीव द्रव्य के लिए एक बात कही जाती है कि जीव द्रव्य को कोशिका का या मतलब जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। तो अब यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट बनती है। इस लाइन को हम सबसे पहले लिखेंगे कि जीव द्रव्य को क्या कहा जाता है। तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक या जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। अब ये बात किससे कही, पहले तो हमने इस पे चर्चा कर ली कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार क्यों कहा जाता है, क्योंकि संपूर्ण जीव द्रव्य जो है वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना है। और कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे लाइक वसा हुई, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल। और इन्हीं रासायनिक पदार्थों के कारण इस जीव द्रव्य के अंदर जैविक गुण आ जाते हैं और जैविक गुणों के कारण ही कोशिका अपने सारे कार्य करती है, जैसे श्वसन, पोषण, वृद्धि है ना। प्राणी के अंदर श्वसन, पोषण, ये जो जैविक क्रियाएं हैं वो इन जैविक पदार्थों के कारण होता है और इस वजह से इस जीव द्रव्य को क्या कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार। ठीक है। अब ये लाइन कही किसने थी, ये स्टेटमेंट किसका था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, इस पे भी प्रश्न बन सकता है कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा। तो वैज्ञानिक हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना है। क्लियर है यहाँ पे। फिर बात करें हम जीव द्रव्य की, तो हमने जीव द्रव्य को भी दो भागों में डिवाइड किया था, जिसमें से एक था कोशिका द्रव्य और एक था केंद्रक। यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को ही संपूर्ण रूप से हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो कोशिका द्रव्य पढ़ने से पहले जो जीव द्रव्य के बारे में हमने लाइन्स पढ़ी है उनको हम थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं कि जीव द्रव्य क्या है। कोशिका झिल्ली के अंदर कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का एक जटिल मिश्रण का द्रव्य जीव द्रव्य कहलाता है। ठीक है, जीव द्रव्य कहलाता है। और ये कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ कौन से हैं, ये रासायनिक पदार्थ कौन से हैं, तो हम लिख सकते हैं इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, व जल आदि रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इन्हीं पदार्थों के कारण जीव द्रव्य के अंदर जैविक गुण उपस्थित होते हैं। तो पहले हम आगे लिखे, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसी से आगे लिखेंगे, आपको भी इसी के आगे नोट डाउन करना है। इन्हीं पदार्थों के कारण, इन्हीं पदार्थों के कारण जीव द्रव्य में जैविक गुण पाए जाते हैं। जैविक गुण पाए जाते हैं, जिससे कोशिका के द्वारा सभी जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, वृद्धि, जनन आदि संपन्न की जाती है। ठीक है, आदि संपन्न की जाती है। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ लिया है जीव द्रव्य के बारे में, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को हमने दो भागों में बांटा है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, है ना, दो भागों में डिवाइड किया इसको। तो अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जिसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य या जिसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब कोशिका द्रव्य क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है? तो अभी हमने कहा था कि जीव द्रव्य तो दोनों ही हो गया, केंद्रक के अंदर जो द्रव उपस्थित है वो भी, प्लस जो केंद्रक के झिल्ली के बाहर जो उपस्थित है, यानी दोनों द्रव मिलकर तो जीव द्रव्य का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन अब बात करनी है हमने सिर्फ कोशिका द्रव्य की। तो कोशिका द्रव्य सबसे पहले तो कहेंगे किसे, है ना, तो लिखेंगे हम इसके लिए साथ में ही कि कोशिका झिल्ली, जिसे हम कोशिका कला भी बोल सकते हैं, कोशिका में कोशिका झिल्ली, कोशिका में कोशिका झिल्ली व केंद्रक झिल्ली के मध्य उपस्थित द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाता है। क्लियर हुआ यहाँ पे कि कौन कौन सी झिल्ली के मध्य कोशिका द्रव्य कहलाता है। किन किन झिल्ली के मध्य पाया जाने वाला द्रव क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव्य। तो वो है कोशिका झिल्ली, और केंद्रक झिल्ली के मध्य पाया जाने वाला द्रव्य ही हमारा क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव्य कहलाएगा। ठीक है, अब इस कोशिका द्रव्य के अंदर कुछ तो सजीव संरचनाएं पाई जाती हैं और कुछ निर्जीव संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो सजीव संरचनाओं की यदि हम बात करें तो जीवित तरल कणों के रूप में तो कोशिका के कोशिकांग पाए जाते हैं, है ना। और निर्जीव पदार्थों की हम बात करें तो निर्जीव पदार्थों के अंदर जैसे कि ग्लाइकोजन हुआ, जल हुआ, है ना, तरल जो भी पदार्थ हैं। ठीक है, तो एक ये भी बात इंपॉर्टेंट बनती है कि कोशिका द्रव्य के अंदर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं ना, या किस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम कि कोशिका द्रव्य में सजीव व निर्जीव संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, अब बात करें कि सजीव संरचनाएं कौन सी हैं, निर्जीव संरचनाएं कौन सी हैं, तो हम बात करेंगे कि जीवित कणीय पदार्थ के रूप में, जीवित कणीय पदार्थ के रूप में कोशिकांग
पाए जाते हैं। इस पे हमने पहले ही हमारी जो वीडियोस थी अगली, उनमें हमने चर्चा कर ली थी और मैंने आपको बताया भी था कि अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि कोशिका के कोशिकांग कहाँ उपस्थित होते हैं, है ना, तो हमें सीधा सा एक आंसर देना है कि कोशिका के कोशिकांग जो है वो उसके कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। अब देखो ऑप्शन में दोनों ही हो सकते हैं, ऑप्शन में आपके पास जीव द्रव्य भी आ सकता है और कोशिका द्रव्य भी आ सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? कोशिका द्रव्य। अगर कोशिका द्रव्य ऑप्शन में नहीं है देन आपको आपका आंसर जीव द्रव्य देना है, लेकिन दोनों ऑप्शन अगर एक साथ हैं तो हमें सिर्फ कोशिका द्रव्य देना है, क्योंकि जो जीव द्रव्य है उसमें तो केंद्रक भी इंक्लूड है और केंद्रक है तो केंद्रक में कोशिका के कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं ना। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम कि जीवित कणीय पदार्थ के रूप में क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न बन रहा था कि कोशिकांग कहाँ उपस्थित होते हैं, तो कोशिकांग जो है वो कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, और नेक्स्ट हम एक लाइन और लिख लेते हैं कि तरल पदार्थ यानी कि निर्जीव पदार्थों के रूप में ना, तो तरल पदार्थ के रूप में जल, ग्लाइकोजन, वसा व अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं ना, अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलिए फिर से एक साइड में मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि हम पढ़ रहे थे जीव द्रव्य, ठीक है, और जीव द्रव्य को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो जीव द्रव्य में जो फर्स्ट पार्ट था वो था हमारा कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, और सेकंड हमारा है केंद्रक। तो अभी हम केंद्रक पे तो बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोशिका द्रव्य पे। ठीक है, अब कोशिका द्रव्य में हमें जो आगे पढ़ना है, कोशिका द्रव्य में ही सारे क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग। तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है कोशिका के कोशिकांग। इससे कोशिकांग को स्टार्ट करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कोशिका के कोशिकांग। तो कोशिका के कोशिकांग के बारे में पढ़ने से पहले आपको सभी कोशिकांग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर कोशिका का चैप्टर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है, मतलब 70 से 80% चांसेस इसकी कोशिका के अंगों के ऊपर ही पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ से हमारा चैप्टर और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो हमने कोशिका के कोशिकांग के बारे में पहले एक छोटी सी चर्चा की थी कि कौन कौन से ऐसे कोशिकांग हैं जो एकल झिल्ली युक्त होते हैं और कौन कौन से ऐसे कोशिकांग हैं जो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं और कौन से ऐसे कोशिकांग हैं जो झिल्ली रहित होते हैं ना, मेम्ब्रेन लेस होते हैं। तो जैसे ही मैंने ये बोला, शायद सबके माइंड में, जिन्होंने रिवाइज अच्छे से किया होगा, तो जैसे ही मैंने ये बोला है तो सबके माइंड में क्लिक जरूर हो गया है कि एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से थे, दोहरी झिल्ली युक्त कौन से थे, और कोशिका रहित झिल्ली रहित कोशिकांग कौन कौन से थे। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग यानी सिंगल मेम्ब्रेन वाले कोशिकांग। चलिए, तो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग मैं फिर से आपको एक बार कह देती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछली जो विगत परीक्षाएं हुई हैं उनमें ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि कोशिका कौन सा ऐसा अंग है जो कोशिका झिल्ली रहित है, और हाल ही का जो हमारा रीट मेंस का एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका मतलब संभावनाएं बनती है कि यहाँ से क्वेश्चन आगे आने वाली भर्तियों में कहीं दिख जाए आपको। ठीक है, तो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग मैंने आपको याद दिलाए थे, 5 आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? गोल्जिकाएं, लाइसोसोम, रिक्तिकाएं, अंत्यप्रदेवी चालिकाएं और सूक्ष्मकाएं। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, गोल्जिकाएं, लाइसोसोम, अंत्यप्रदेवी चालिकाएं, रिक्तिकाएं और सूक्ष्मकाएं। ये 5 आपको नाम याद रखने हैं, किसमें? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में। क्लियर है? चलिए, तो इसी संदर्भ में अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं कोशिका का सबसे पहला कोशिकांग, तो वो हम पढ़ेंगे गोल्जिकाएं। गोल्जिकाएं जिसे कहते हैं गोल्गी बॉडी। ठीक है, गोल्जिकाएं या गोल्गी बॉडी।
पहली चीज़ कि कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो कोशिका द्रव्य में जब ये उपस्थित है तो ये दिखते किस प्रकार के हैं, पहले तो हम इसकी संरचना पे ही जाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे किसने इसकी खोज की और ये कैसे दिखते हैं, इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में केंद्रक के पास में कुछ ये नलिकाओं के जैसे रूप में दिखाई देते हैं। पहले मैं यहाँ बना रही हूँ, फिर बाद में आपके बाहर अच्छे से ड्रॉ करके एक बार और समझा दूंगी, है ना। केंद्रक के पास कुछ चपटी नलिकाएं जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे कहते हैं गोल्जी इकाई या गोल्गी बॉडी। अब इसको अच्छे से देखिएगा आप, ठीक है। कुछ इस प्रकार की नलिकाएं होती हैं जो एक से एक दूसरे के ऊपर ये ऐसे सटी हुई रहती हैं, ठीक है। इसकी संरचना में आपको इसके 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। एक तो ये चपटी नलिकाएं, और उसके बाद कुछ इसकी वेसिकल्स होती हैं जिन्हें हम पुट्टिकाएं कहते हैं, ठीक है। और कुछ इसके पास में लंबी नलिकाएं रूपी संरचनाएं भी होती हैं जिन्हें हम रिक्तिकाएं कहते हैं, या जिन्हें हम कहेंगे वैक्यूम, या कुछ भी आप बोल सकते हो। चलिए, तो अब इस गोल्जिकाय में ये संरचना और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से समझना, क्योंकि क्वेश्चन इस पे भी आए हुए हैं। मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि कोशिकांग के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 3rd ग्रेड के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि समरूपण तल और परिपक्वन तल निम्न में से किस कोशिका के अंग में उपस्थित होते हैं। समरूपण तल का मतलब होता है सिस तल कहते हैं जिसको, और परिपक्वन तल जिसको कहते हैं कि ट्रांस तल कहाँ पे है ना, इनको एम फेस भी बोलते हैं और एफ फेस भी बोलते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो जब आपसे ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि समरूपण तल और परिपक्वन तल कोशिका के किस अंग के भाग हैं, तो आपको आंसर देना है गोल्जिकाय। अब ये दोनों भाग होते कहाँ हैं, इन दोनों भागों को पढ़ने से पहले जो गोल्गी बॉडी हम पढ़ रहे हैं उसकी 3 घटक होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं ना, वो फिर से मैं बता देती हूँ। ये जो गोलाकार संरचनाएं हैं इनको कहते हैं रिक्तिकाएं, इनको कहते हैं रिक्तिकाएं या इनको कहते हैं वेसिकल्स, ठीक है, रिक्तिकाएं या वेसिकल्स, ओके। और जो ये चपटी नलिकाएं होती हैं इनको कहते हैं सिस्टर्नी, इनको कहते हैं सिस्टर्नी या नलिकाएं। चपटी नलिकाएं बोलेंगे आप या सिस्टर्नी बोलेंगे, ठीक है। चलिए, और जो ये होती है लंबी नलिकाकार संरचनाएं होती हैं ये कहलाती है आपकी, सॉरी आप रिक्तिकाएं नहीं, वेसिकल्स को बोलेंगे पुट्टिकाएं। गोलाकार संरचनाएं पुट्टिकाएं वेसिकल्स, और जो ये लंबी नलिकाकार संरचनाएं होती है ये कहलाती है रिक्तिकाएं, ठीक है। और इनको हम कहते हैं वैक्यूल्स। क्लियर हुआ। तो हमें गोल्गी बॉडी के 3 घटक पूछने हैं। देखो प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, प्रश्न ये पूछ सकता है कि गोल्गी बॉडी के निम्न में से घटक होते हैं। आगे जब हम अंत्यप्रदेवी जालिका पढ़ेंगे तो उसके घटक अलग होते हैं, गोल्गी बॉडी के घटक अलग होते हैं, तो प्रश्न तो बन सकता है। तो प्रश्न जब आपसे पूछे कि गोल्गी बॉडी के निम्न घटक होते हैं तो आपको 3 नाम याद रखने हैं। क्या क्या? सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल्स। क्लियर है, यानी चपटी नलिकाएँ, पुट्टिकाएँ और रिक्तिकाएँ। क्लियर हुआ है यहाँ पे। चलिए, अब ये तो हमने इसकी बाहरी संरचना देखी है। अब जो मेन हमारा प्रश्न था इससे पहले जो हमने पढ़ा कि समरूपण तल और परिपक्वन तल कहाँ पाए जाते हैं ना, तो इसके ऊपरी भाग में जो ये वाला तल है, ये तल इसका कहलाता है समरूपण तल, ठीक है। समरूपण तल या इसके अन्य नाम और हैं, जैसे इसको सिस उत्तल तल भी कहते हैं, इसको कहते हैं सिस उत्तल तल। तो आपको ये ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं है कि इतना लंबा पूछे आपसे, नॉर्मली ये भी पूछ सकता है कि सिस तल और ट्रांस तल कहाँ पाए जाते हैं, तो हमें क्या आंसर देना है? गोल्गी बॉडी। क्लियर है। और इसी को है ना फॉर्मिंग फेस या एफ फेस भी कहते हैं ना, फॉर्मिंग फेस या एफ फेस भी कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफेस की, है ना। ये जो होता है नीचे वाला, इसका ये जो नीचे वाला तल होता है जहाँ ये बहुत सारी पुट्टिकाएं बन जाती है, ये इसका कहलाता है परिपक्वन तल। क्या कहलाता है? परिपक्वन तल। परिपक्वन तल, इसी को कहते हैं ट्रांस अवतल तल। ट्रांस अवतल तल या इसी को कहते हैं एम फेस, ठीक है। तो देखो प्रश्न किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकता है, डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है समरूपण तल और परिपक्वन तल कहाँ पाए जाते हैं, तो गोल्गी बॉडी। या फिर पूछ सकता है सिस तल और ट्रांस तल कहाँ पाए जाते हैं, तो भी आंसर गोल्गी बॉडी। या पूछ सकता है एफ फेस और एम फेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो भी आपका आंसर होता है गोल्गी बॉडी।
क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि डायग्राम से जितना आप इजीली याद रख सकते हैं ना, उतना आप शायद थ्योरी नहीं कर सकते। तो मेरा यही मानना है कि जहाँ डायग्राम आ जाए तो वहाँ आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो पूरा गोल्गी बॉडी है ये किस प्रकार से कार्य करता है, कोशिका में इसकी खोज किससे की थी, है ना। तो कोशिका में इसकी खोज जो है वो की थी कैमिलो गोल्जी ने। मैं डायग्राम इरेज कर देती हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ बना दिया है कोशिका के अंदर। चलिए अब बात करते हैं कि गोल्जी काय की खोज किससे की थी। तो गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने, और उन्हीं के नाम के संदर्भ में इसका नाम गोल्गी बॉडी पड़ा है ना, कैमिलो गोल्जी, ठीक है। और उन्हीं के संदर्भ में, उन्हीं के नाम के संदर्भ में इसका नाम गोल्गी बॉडी हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि सर्वप्रथम गोल्गी बॉडी को देखा कहाँ गया था। इसकी खोज तो कैमिलो गोल्जी ने की थी, लेकिन कैमिलो गोल्जी ने सर्वप्रथम इसको कहाँ देखा था। तो इसको सबसे पहले तंत्रिका कोशिका में देखा गया था, ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। तो तंत्रिका कोशिका का जब संरचना देखी गई थी तो उसके अंदर गोल्जी काय की खोज हुई। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए उसके बाद में पूछे जा सकते हैं इसके उपनाम, कि इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं यातायात नियंत्रक, यातायात नियंत्रक, या इसे ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, ठीक है। इसे ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। अब पहले एक चीज़, हम उपनाम और भी हैं इसके, लेकिन एक एक नाम पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है ना। इसे यातायात नियंत्रक या ट्रैफिक पुलिस क्यों कहा जाता है। ये जो गोल्गी बॉडी होता है केंद्रक से थोड़ा पास में होता है, और केंद्रक के ही पास में होती है अंत्यप्रदेवी जालिका, जो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे ना कोशिकांग में ना। तो ये अंत्यप्रदेवी जालिका की झिल्लियों से भी जुड़ा हुआ रहता है। तो ये गोल्गी बॉडी क्या करता है कि जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको अंत्यप्रदेवी जालिका तक पहुँचाता है, यानी आवश्यक पदार्थों को कोशिका के दूसरे विभिन्न अंगों तक ये लेके जाता है। इस कारण से इसको यातायात नियंत्रक या ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो ही है ना किसी कोशिका के अंग के पास पहुंचाने, अदरवाइज सारे पदार्थ नहीं पहुंचाने। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, यातायात नियंत्रक या ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्लियर हुआ? देन इसका सेकंड उपनाम आता है बेकर्स बॉडी। अब इसे बेकर्स बॉडी क्यों कहते हैं सुनिएगा। ये मैंने अभी चर्चा की है कि जो ये गोल्जी काय होता है वो यहाँ पे केंद्र के पास कुछ अंत्यप्रदेवी जालिका भी पाई जाती है, वो भी नलिका समान संरचनाएं होती है ना, तो उनसे ये जुड़ा हुआ रहता है। तो एक तरीके से ये एक कोशिका के अंदर ही कोशिका की एक छोटी संरचना को और क्रिएट करता है। तो उसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, बेकर्स बॉडी कहा जाता है। क्लियर है? और नेक्स्ट इसका नाम होता है लाइपोकॉन्ड्रिया। लाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और एक इसे कहते हैं डाल्टन कॉम्प्लेक्स। डाल्टन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसको लाइपोकॉन्ड्रिया क्यों कहते हैं, कि अभी हमने बात करी कि ये आवश्यक पदार्थ, जो मेन आवश्यक पदार्थ है वो कोशिका के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है ना। तो उन पदार्थों को भी एक तरीके से ये क्या कर रहा है कि उसमें से मतलब उसमें से भी सेलेक्ट कर रहा है। वैसे तो देखो सेलेक्ट कौन करता है, अपन एक पढ़ा था है ना कि कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है, उस समय भी हमने पढ़ी थी कि कोशिका झिल्ली जो है वो बाहर से आने वाले पदार्थों को कोशिका के अंगों के लिए सेलेक्ट करती है ना। लेकिन कोशिका के अंदर ही ये कार्य कौन कर रहा है, गोल्गी बॉडी कर रहा है। तो उस कारण से इसको क्या कहते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। चलिए तो आप इनके नाम याद रखना कि उपनाम क्या क्या है। अगर पूछ लिया जाए कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं तो गोल्जी काय, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए बेकर्स बॉडी किसका उपनाम है तो गोल्गी बॉडी का, लाइपोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं गोल्जी काय को, और डाल्टन कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं तो वो भी गोल्जी काय को। क्लियर है यहाँ पे? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब देखो घटक के मैंने आपको पहले डायग्राम में बता दिए हैं, फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं साइड में लिख देती हूँ, आप उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो गोल्जी काय है उसके घटक कौन कौन से थे, इम्पोर्टेंट है ना। तो इसके घटक में पहला हमें पढ़ना था सिस्टर्नी, सिस्टर्नी यानी चपटी नलिकाएं, ठीक है। सेकंड पुट्टिकाएं जिसे हम बोलेंगे वेसिकल्स,
नेक्स्ट है वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएँ। चलिए, ये घटक के बारे में भी आप लिख लीजिए। फिर बात करते हैं कि गोल्गी बॉडी कार्य क्या करता है ना। तो कोशिका के अंदर ये कार्बन, प्रोटीन, वे पैक्टिन, शर्करा के संश्लेषण का कार्य करता है। पहला कार्य तो इसका गोल्गी काय का ये ध्यान रखना है हमें कि गोल्गी काय जो है वो कोशिका के अंदर कार्य क्या करता है। तो शर्करा हुआ, पैक्टिन हुई, है ना, प्रोटीन हुई, इनका संश्लेषण करता है और साथ ही साथ इनका स्रावण भी करता है। तो ये इम्पोर्टेंट कार्य है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट कार्य ये है इसका। ठीक है, ये कोशिका में शर्करा यानी लाइक आप कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होती है वही शर्करा होती है। ठीक है ना, तो शर्करा, प्रोटीन व पैक्टिन के संश्लेषण वे स्रावण का कार्य करता है। क्लियर हुआ ये? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अब ये पाया कहाँ जाता है। तो सभी यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्गी बॉडी उपस्थित होता है। ठीक है, तो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित। तो फिर एब्सेंट भी कहीं होगा। जब ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित है तो ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें ये नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आरबीसी। ठीक है, शुक्राणु, पादपों की चालनी नलिकाएं, चालनी नलिकाएं बोल सकते हो, चालनी कोशिकाएं बोल सकते हो। पादपों की चालनी कोशिकाएं व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। क्लियर है ये बात? चलिए, तो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होता है। आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि लास्ट में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस करते हुए डिफरेंस करेंगे, तो वहाँ आपको ये आंसर खुद को देने हैं वहाँ पे कि कौन कौन से अंग हैं जो प्रोकैरियोटिक में पाए जाएंगे, कौन कौन से अंग हैं जो यूकैरियोटिक में नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि हम उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा और रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, तो ये चीज़ें याद रहेगी और आगे जो हम डिफरेंस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सारे डिफरेंस आएंगे। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, अब इसके आगे हमें पढ़ने हैं गोल्गी काय के कार्य, है ना। गोल्गी काय के कार्य पढ़ने हैं, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गोल्गी काय के कार्य, और आगे के जो भी अंग हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी पिछली जो भी वीडियो हैं उनको देख के रिवाइज़ करना है, और अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है, क्योंकि एक कनेक्टिविटी बैठी रहेगी आपकी और आपको ये चैप्टर इतना इजीली याद होने लग जाएगा कि कोई भी एग्ज़ाम आने के पहले आपको जस्ट एक रिवीजन देना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।